ये था हिस्ट्री का सबसे खतरनाक फिलोसफर जो ऐसी हार्डकोर नॉवेल्स लिखता था जिसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एंड घिनौना बताया गया। लोगों ने उस टाइम पर इसकी नॉवेल्स को जला दिया था, इसे भी जलाने वाले थे, बट किंग नेपोलियन के आदेश के बाद इसे पागल खाने भेज दिया गया था। ऐसी चीजें लिखने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसका हैवानी दिमाग था, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत ही बड़ा सन की पागल झाड़िया था जिसने दुनिया की सबसे ब्रूटल नॉवल जेल के संडास में बैठ के लिखी थी। इसकी मोस्ट पॉपुलर नॉवल का प्लॉट ये था कि 4 पागल बुड्ढे एक सुनसान हवेली में 42 लोगों को कैद करके उन्हें 120 दिनों तक बुरी तरीके से फिजिकली, मेंटली एंड सेक्सुअली टॉर्चर करते हैं, जिसमें ज्यादातर 12 से 15 साल के टीनेजर्स थे। उन चारों बुड्ढों ने उनके साथ ऐसी चीजें की जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस ब्रूटल नॉवल से इंस्पायर होकर इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसे ऑलमोस्ट हर कंट्रीज में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इस मूवी के सीन्स बहुत ही ज्यादा खराब थे एंड मूवी के डायरेक्टर भी मूवी रिलीज होने से 1 हफ्ते पहले ही रिलीज हो गए थे। आज मैं आपको एक ऐसे खुकार आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगा जिसने बहुत सालों पहले इंसानी मन के काले सच को कागज के पन्नों पर उतार दिया था। उसने ऐसा कौन सा मास्टरपीस नॉवल लिखा है एंड क्या था उसकी इस क्रिएशन में जिसे इतना ब्रूटल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल बताया गया। ये सब समझने के लिए हमें इस राइटर के बारे में जानना होगा एंड इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जून 2 1740 हमारी स्टोरी के बलात्कारी पुरुष मार्किस का जन्म होता है। डोनाशियन अल्फोंस फ्रांकोइस मार्क्वेस de Sade एक फ्रेंच राइटर, लिबर्टीन और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। लिबर्टीन मतलब कि एक ऐसा बंदा जिसे हर चीज में खुजली रहती है। आसान शब्दों में कहूं तो लिबर्टीन वो इंसान होता है जो धार्मिक विश्वास या फिर किसी तरह की सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता। ये खुले विचारों वाला होता है, कई बार तो इतना ज्यादा खुल जाता है कि समाज के नियमों को तोड़ देता है। एंड मार्क्वेस को तो हिस्ट्री का सबसे एक्सट्रीम लिबर्टीन माना जाता था, क्योंकि उसने हर तरह की सामाजिक और धार्मिक सीमाओं को तोड़ दिया था। आई नो बाउंसर क्या होगा, लेकिन आगे इसकी हरकतों को सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि हाउ ही ब्रेक सामाजिक एंड धार्मिक सीमा। मार्क्वेस एक अमीर परिवार में जन्मा था। उसके पिता राजा के दरबार में काम करते थे और माँ एक कोर्ट लेडी थी। मार्क्वेस बचपन से ही हरामी था। पढ़ाई के दौरान ही उसमें वायलेंस और सेक्सुअल फैंटेसीज का नेचर लोगों को दिखने लगा था एंड वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड भी था। लड़ाई झगड़ों में हमेशा आगे ही रहता था। इन शॉर्ट बदमाश था। एक बार तो उसने राजा के बेटे को ही फोड़ दिया था। उसने शादी की एक अमीर जज की बेटी से, लेकिन उसके संबंध मार्केट की हर औरतों से था। अपनी वाइफों से ज्यादा इसने मार्केट की लड़कियों को मल्टीपल टाइम्स बजाया था। BDSM खेल का सबसे पुराना को फाउंडर भी यही था एंड कभी कभार तो इस खेल में वो इतना लिप्त हो जाता था कि खून खान तक निकाल देता था। क्यूटी, मार्क्वेस de Sade हर्टिंग यू, हाँ। 1763 में उसने ऐसा ही कुछ तूफानी कर दिया। उसने अपने किराए के घर में एक हॉट एस्कॉर्ट को बुलाकर उसके साथ एक्सट्रीम लेवल वाला सेक्सुअल वायलेंस ट्राई किया। उस औरत को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट किया एंड जान से मारने की धमकी भी देने लगा। उसे कहने लगा कि जैसा बोला है वैसा कर, नहीं तो काट डालूंगा। उसके बाद उस लड़की को कमरे में बंद करके उससे पूछने लगा कि क्या तू भगवान को मानती है। उसने हाँ बोला तो उस पर चिल्लाते हुए बोला कि कोई भगवान नहीं है। वो धार्मिक चीजों का मजाक उड़ाने लगा, यहाँ तक कि उसने चिल्लाते हुए गुस्से में रिलीजियस चीजों पर मुट्ठी भी चटका दी थी। जिसके बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई एंड अगले दिन उसने राजा के दरबार में गुहार लगाई। उस टाइम पे लुई 15 फ्रांस के राजा थे एंड उनके ऑर्डर्स के बाद ही उसे बिना ट्रायल के ही जेल में फेंक दिया गया एंड कुछ महीनों तक वो जेल में ही पड़ा रहा। उसने माफीनामे के कई लेटर्स राजा को लिखे कि सॉरी राजा जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगी, आई एम इनोसेंट, फुट पगलू। हाँ, 6 महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया। मार्क्वेस के पेरेंट्स ने राजा से रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद लुई 15 ने उसे छोड़ने के ऑर्डर्स दे दिए थे। लेकिन 1768 में उसने फिर से ऐसा ही कुछ धमाल किया। उसने एक 36 साल की विधवा औरत जो कि पेरिस की गलियों में भीख मांगती थी, उसे अपने पास बुलाया ये बोलकर कि वो उसे अपने घर में नौकरानी की जॉब देगा। लेकिन जैसे ही वो मार्क्वेस के घर पहुंची तभी उसका सेडिज्म मोड ऑन हो गया। सेडिज्म वर्ड जो कि DM के बीच में छुपा हुआ है। इस वर्ड की खोज भी मार्क्वेस की हरकतों की वजह से ही हुई थी, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों को तकलीफ या पेन देकर प्लेजर मिलता है। एंड मार्क्वेस तो एक एक्सट्रीम लेवल का सेडिस्ट था ही। सो उसने उसे रूम में बंद करके उसके हाथ पैर बांधकर उसे चाबुक से मारने लगा। चाकू से उसकी कमर पे पेंटिंग भी कर डाली एंड फिर उन घाव पर गर्मा गर्म वैक्स भी डाल दिया, जिससे उस विधवा की चीख निकल गई। इसके अगले दिन वो औरत किसी तरह वहां से बच के भाग निकली एंड लोकल अथॉरिटीज में उसकी शिकायत कर दी। जिसके बाद मार्क्वेस ने अपने वीडियो लोगों को उसके पास भेजकर पैसे देकर मामला क्लियर करने को कहा, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया था। जिसके बाद उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। ट्रायल में झूठ बोलना पड़ा कि मैंने किया ही नहीं, मैं था ही नहीं। कुछ दिनों तक उसे जेल भी रहना पड़ा, लेकिन हर्जाना भरने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इस मैटर के बाद वो कुछ सालों तक कंट्रोल में रहा, लेकिन 1772 में वो अपने एक नौकर के साथ मार्सिलियस किसी काम से गया था एंड वहां पर उसने 2 एस्कॉर्ट्स वुमन को जबरदस्ती अफीम एंड स्पेनिश फ्लाई खिला दी थी। स्पेनिश फ्लाई जो कि काम उत्तेजना को काफी बढ़ा देती है। उसके बाद मार्क्वेस ने उन दोनों से उछल उछल के कार्यक्रम करवाए, जिससे उन दोनों की रोनी निकल गई। मार्क्वेस ने उन दोनों को खाने के लिए पेस्टिल्स दिए थे, जिसका ओवरडोज होने की वजह से उन दोनों की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों औरतों ने उसकी कंप्लेन कर दी थी। उस पर सोडोमी एंड पॉइजनिंग के काफी संगीन चार्जेस लगे। कोर्ट ने तो उसे मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इस बार बल्लू उनके देश से फरार होकर इटली चला गया। 5 साल बाद वो फिर से पेरिस आया अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए, लेकिन तभी उसके ससुर जी जो कि एक हाई कोर्ट के जज भी थे एंड इस टाइम तक लुई 16 फ्रांस के राजा थे। सो उसके ससुर जी ने लुई 16 से लेटर दे कैशे की मांग की। लेटर दे कैशे राजा का एक विशेष ऑर्डर होता है जिससे किसी को भी बिना मुकदमे के जेल भेजा जा सकता है। उसका अपना ससुर जो कि उसकी हरकतों से परेशान था एंड उसकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करके रखी थी, इसलिए वो चाहता था कि जमाई राजा की अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए। सो राजा के ऑर्डर्स मिलते ही उसे वेंसन की जेल में फेंक दिया गया। कुछ सालों तक जेल में रहने के बाद 1784 में उसे वेंसन से बेस्टिल की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था।
कई सालों तक वो जेल में ही पड़ा रहा है एंड इसी दौरान उसे आइडिया आया कुछ तूफानी लिखने का। जेल में पड़े पड़े और करता भी क्या, सो उसने टॉयलेट पेपर्स पर लिखना शुरू किया। सो उसने लिखते लिखते दुनिया की सबसे खतरनाक नॉवल जेल के संडास में बैठकर लिख डाली एंड इस नॉवल को उसने एक छोटा सा स्क्रॉल बनाकर जेल की दीवार में कहीं छुपा दिया था। जुलाई 14, 1789 पेरिस में स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल की शुरुआत हुई, जिसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी माना जाता है। इस टाइम तक भी लुई 16 ही फ्रांस के राजा थे एंड इनकी तानाशाही और बढ़ते टैक्सेस से गरीब जनता परेशान हो चुकी थी। लोगों को डर था कि अगर टैक्स नहीं दिया तो राजा सैनिक भेजकर उनकी गांड फड़वा देगा। इसलिए गरीब जनता ने एकजुट होकर के कुछ रिटायर्ड सैनिकों के साथ मिलकर बेस्टिल के किले पर हमला करने का फैसला किया। बेस्टिल का किला एक शाही जेल थी जहां पर बारूद और हथियारों के कई गोदाम थे एंड इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इनकी जरूरत थी। सो इन सभी लोगों ने मिलकर पहले बेस्टिल के किले का गेट तोड़ा, फिर वहां के गार्ड्स को फोड़ा एंड फिर किले को अपने कब्जे में ले लिया। इस किले में उस वक्त सिर्फ 7 ही कैदी थे, जिनमें से एक मार्क्विस भी था। लेकिन किला गिरने के 10 दिन पहले ही मार्क्विस को दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि वो जेल की खिड़की से क्रांतिकारियों को भड़काता था कि भाइयों ये लोग हमें मार रहे हैं, किला तोड़कर अंदर घुस जाओ एंड मुझे रिहा करवाओ। इसलिए लुई 16 के ऑर्डर्स के बाद उसे रात के अंधेरे में दूसरी जेल में फिकवा दिया था। लेकिन 1790 में लुई 16 को मारने के बाद फ्रांस में राजाशाही का हमेशा के लिए अंत हो गया था एंड क्रांतिकारियों की लोकतांत्रिक सरकार ने बिना किसी मुकदमे के सभी कैदियों को रिहा कर दिया था, जिसमें मार्क्विस भी शामिल था। इसके बाद इन क्रांतिकारियों ने राजाशाही के साथ साथ टाइटल्स जिसमें बड़े घरानों के नाम आते हैं एंड ऊंच नीच वाली चीजों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अपर कास्ट का हो या फिर लोअर कास्ट का, अमीर हो या गरीब, सबको सिर्फ आम सिटीजन्स ही कहा जाने लगा। मार्क्विस खुद भी एक रईस और बड़े घराने का था, इसलिए उसे डर था कि कहीं ये क्रांतिकारी उसे भी ना पेल दे। इसलिए उसने खुद को उन क्रांतिकारियों के सामने एक आम इंसान जैसा ही दिखाने की कोशिश की। अगर वो अपनी ऊंची जाति होने का शो ऑफ करता तो क्रांतिकारियों की सरकार उसको भी खोल के बजा देते। इसलिए मार्क्विस ने अपना नाम बदलकर सिटीजन सेड रख लिया था, ताकि वो उन क्रांतिकारियों को ये दिखा सके कि वो उनके सपोर्ट में ही है। एंड इसके बाद मार्क्विस फिर से अपने पुराने काम पे लग गया। सालों के अलावा उसने जूलियट, जस्टिन एंड फिलोसफी इन द बेडरूम जैसी गेंड फंड नॉवेल्स भी लिखी थी। इन सभी नॉवेल्स में उसने सेक्सुअल वायलेंस को भर रखा था, जिसमें उसने लड़कियों और बच्चियों का रेप, मर्डर, कैनिबलिज्म जैसी चीजों को ग्राफिकली डिस्क्राइब कर रखा था। मार्क्विस का ऐसा मानना था कि एथिक्स एंड मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हर एक इंसान को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का पूरा हक है, चाहे वो कितना भी घिनौना क्यों ना हो। उसके विचार थे कि गॉड इज डेड एंड ओनली प्लेजर रिमेन्स। कुछ सालों तक मार्क्विस फुल मौज काट रहा था, ऐसे ही नोटी नोटी नॉवेल्स लिख रहा था एंड अब तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। लेकिन फिर 1799 में नेपोलियन ने सैनिकों के दम पर फ्रांस में फिर से तख्ता पलट दिया और डायरेक्टरी नाम की कमजोर लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद उसने खुद को फर्स्ट काउंसिल घोषित कर दिया, यानी कि राज्य की असली सत्ता और पावर्स उसी के हाथ में थी। नेपोलियन की सरकार सिर्फ बोलने के लिए लोकतांत्रिक थी, सिर्फ दिखावे के लिए जनता की राय ली जाती थी। 1801 में नेपोलियन ने मार्क्विस को बिना किसी ट्रायल के जेल में फिकवा दिया था। मार्क्विस की एक नॉवल थी जस्टिन, जो कि बहुत ही ज्यादा अश्लील एंड वायलेंट थी, जिसमें उसने धर्म का भी मजाक बना के रखा था, जिसे पढ़ने के बाद नेपोलियन ने कहा कि ऐसी किताबें लिखने वाले भड़वे को फौरन जेल में डालो रे। नेपोलियन समझ चुका था कि ऐसी किताबें लिखने वाला सिर्फ एक पागल ही हो सकता है, इसलिए 1801 में उसे चैरेंटन असाइलम भेज दिया गया था, जहां पर ऐसे पागलों का इलाज होता था। इसी पागल खाने में 14 साल बिताने के बाद 1814 में उसकी मौत हो गई थी। उसके मरने के बाद फ्रांस और यूरोप के कई हिस्सों में लोग उसकी किताबों को जलाने लगे। सरकार ने भी उसकी बुक्स को बैन करवा दिया था। उसका नाम और काम ऑलमोस्ट हर जगह से मिटा दिया गया था। लेकिन फिर आया साल 1904, जब एक फ्रेंच कलेक्टर को एक पुराना सा स्क्रॉल मिला। ये वही स्क्रॉल था जिसे मार्क्विस ने बेस्टिले की जेल में टॉयलेट पेपर्स पर लिखा था एंड यही है दुनिया की सबसे ब्रूटल नॉवल, जिसका नाम था 120 डेज ऑफ सोडोम। मार्क्विस तो मर गया था, लेकिन उसकी गंदी सोच और विचार उस स्क्रॉल पर शब्दों में लिखे हुए थे। इस नॉवल की कहानी ये थी कि 4 बुड्ढे 120 दिनों तक 42 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं एंड सबसे आखिरी दिन उन सभी की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये नॉवल आपको सुनने में तो बहुत ही नॉर्मल लग रही होगी कि कुछ लोगों को तड़पा के बुड्ढों ने मार दिया, इसमें न्यू क्या है। लेकिन जब आप इसे डिटेल में सुनोगे तब आपको पता लगेगा कि अरे पैंचो व्हाट द फक इज दैट। इस कहानी में 4 अमीर फ्रेंच बुड्ढे रहते हैं, एक नेता, एक जज, एक अमीर साहूकार और एक धर्मगुरु। सेक्स के भूखे ये चारों अंकल यौन सुख की तलाश में रहते हैं, जिसके बाद ये बहुत से लड़के एंड लड़कियों का ऑडिशन लेकर ब्लैक फॉरेस्ट के बीचों बीच एक सुनसान कासल में अपने कुछ साथियों के साथ उन लड़के लड़कियों जिनको ये पेलने वाले थे उन सभी को अपने साथ कैद कर लेते हैं। उन 42 लोगों में से 4 तो अधेड़ उम्र की ओल्ड मिल्फ्स होती हैं, जो कि उन बुड्ढों की टीम में होती हैं। इन औरतों ने अपनी पूरी जिंदगी खपाखप के एक्सट्रीम लेवल वाले प्लेजर को झेलते हुए बिताई थी एंड ये चारों मोटी औरतें ही उन चारों बुड्ढों को आइडियाज देंगे कि आज इनको कैसे ठोकना है, कैसे ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा 8 जवान और कड़क लौंडे, जिन्हें नॉवेल्स में फकर्स कहा गया है, इन्हें अपनी टीम में बुड्ढों ने सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि इनके लोले बड़े थे। इसके अलावा उन चारों बुड्ढों की 4 बेटियां भी थी, जिनकी शादी उन्होंने आपस में ही कर ली थी। अपनी सगी बेटी को छोड़ के बुड्ढों ने आपस में ही उन चारों बच्चों से शादी कर ली थी। इसके अलावा 8 जवान लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच में है एंड ये 16 बच्चे ही उनके मेन टारगेट थे। इसके अलावा कुछ नौकर, कुछ कुक और 3 मेट्स भी इस धुआंधार ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल थे। इन बुड्ढों का ग्रुप में सेक्सुअल टॉर्चर 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चला, जिसमें प्रॉपर रूल्स एंड स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया गया। हर दिन वो चारों मोटी औरतों में से एक हर शाम को अपनी लाइफ से जुड़ी एक सेक्सुअल प्लेजर की कहानी सुनाती एंड उस कहानी के अकॉर्डिंग ही वो चारों बुड्ढे तबाही मचाते। हर एक महीने के लिए एक औरत बुड्ढों ने रखी थी, यानी कि 4 महीनों के लिए 4 औरतें, यानी कि 120 कहानियां, जिसमें सेक्सुअल टॉर्चर्स की हर कैटेगरी शामिल थी। इन पैशनेट स्टोरीज की भी 4 कैटेगरी थी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, क्रिमिनल एंड मर्डरस, जिसके हिसाब से वो बुड्ढे उन 16 टीनेजर्स की बैंड बजाने वाले थे। नवंबर का महीना सिंपल पैशनेट
स्टोरीज का था, जिसमें पहली मोटी औरत उन चारों बुड्ढों को सिंपल सेक्सुअल टॉर्चर्स की कहानियां बताती थी। एंड कहानी सुनने के बाद वो पागल बुड्ढे अपने काम पर लग जाते थे। इन कहानियों में उन माइनर्स का यौन शोषण करना, यूरिन इन माउथ, वॉमिट इन माउथ, कोरोफोलिया, नेक्रोफिलिया एंड और भी बहुत सी गंदी गंदी चीजें शामिल थी। एंड ये सभी चीजें 1 महीने तक उन माइनर्स के साथ उन बुड्ढों ने दबा के किया। दिसंबर का महीना कॉम्प्लेक्स पैशनेट स्टोरीज का रहा। दूसरी मोटी औरत उन बुड्ढों को कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल प्लेजर की स्टोरीज बताती। एंड कहानी सुनने के बाद बुड्ढे अपने काम पर लग जाते। इन कहानियों में उनका हर तरीके से रेप किया जाता है, उन्हें पूरा दिन बिना कपड़ों के रखा जाता है, उनके गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर उन्हें खाना दिया जाता है, उन्हें कोड़ों से मारा जाता है, उन्हें हर तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है एंड मैनी मोर। जनवरी का महीना क्रिमिनल पैशनेट स्टोरीज का था। तीसरी मोटी आंटी क्रिमिनल स्टोरीज शाम के वक्त सबको सुनाती है एंड वो चारों बुड्ढे उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करते, लेकिन जान से नहीं मारते। मारने से पहले वो रुक जाते थे। इस महीने इनके साथ जो भी होता था वो काफी ब्रूटल होता था, जो कि मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। एंड फाइनली फेब का महीना मर्डरस पैशनेट स्टोरीज का था, जिसमें चौथी मोटी बुढ़िया ऐसी स्टोरीज सुना रही थी जिसमें सबके टिकट कटने वाले थे, लेकिन कितनी बुरी तरीके से इसका उनको अंदाजा नहीं था। चारों बुड्ढे एक एक करके कुछ माइनर्स की जिंदा खाल उतार देते हैं। एक आध लड़कियां इस प्रोसेस के दौरान प्रेग्नेंट भी हो गई थी, सो बुड्ढों ने उसकी आंतें बाहर निकाल दी थी। कुछ लड़कियों के कप्स को पहले जलाया, फिर उसे काट दिया, कुछ की आंखें निकाल दी, कुछ की पिस्टल और कुछ की तो जीप को भी निकाल दिया। कईयों को तो चिकन की तरह फ्राई कर दिया एंड कुछ के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एंड वो बुड्ढे उन्हें चिल्लाता देखकर काफी ज्यादा प्लेजर फील कर रहे थे। 120 दिनों में उन चारों बुड्ढों ने 38 लोगों में से 12 लोगों को छोड़कर बाकी सबको मरवा दिया था। 4 लड़के तो उन्होंने अपनी ही टीम के मार दिए थे। 1785 में मार्कस ने बैसिले की जेल में 37 दिनों में इस बवासीर को लिखा था। जेल के अंदर तस्करी करके लाए हुए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों एंड टॉयलेट पेपर्स को उसने आपस में चिपका दिया एंड उसे 12 मीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक स्क्रोल बना दिया। एंड इस पर उसने छोटे छोटे अक्षरों में इस नॉवल को लिखा था, जिसके बाद उसने स्क्रोल को फोल्ड बनाकर जेल की दीवार में कहीं छुपा दिया था। बैसिले का किला गिरने के बाद ये स्क्रोल कहीं खो गया था एंड मार्कस की मौत के बहुत सालों बाद इसे खोजा गया था। साल 1904 में इस अधूरी नॉवल को एक जर्मन सेक्सोलॉजिस्ट आइवन ब्लोच ने जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश करवाया, जिसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा एंड कई देशों में इस नॉवल को बैन कर दिया गया या फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रख दिया गया। 1975 में इटालियन डायरेक्टर पियर पालो पैसोलोनी ने इस नॉवल से इंस्पायर होकर एक मूवी बनाई थी सालो और 120 डेज ऑफ सोडोम के नाम से, जिसे आज तक की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी भी माना जाता है। मूवी में नॉवल की तरह काफी ऐसे सीन्स थे जिसकी वजह से इसे लगभग हर देश में बैन कर दिया गया था। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि सेंसर बोर्ड वाले भी इस मूवी के सीन्स को देखकर बौखला गए। इस मूवी को बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और घिनौना बताया गया। बहुत से क्रिटिक्स ने तो इस मूवी को देखने से भी मना कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको उल्टी तक आ सकती है। 2 नवंबर 1975 को मूवी के रिलीज से कुछ हफ्तों पहले इस मूवी के डायरेक्टर पियर पालो पैसोलोनी की भी मौत हो गई थी। ये कोई पीआर स्टंट नहीं था एंड ना ही इससे मूवी को कोई फायदा हुआ। हालांकि उनकी मौत का मूवी से कोई लेना देना नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसोलोनी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया था एंड उन्हें कई बार कार से कुचला गया था। लोग यही मानते हैं कि किसी ने एक्सटॉर्शन या फिर किसी माफिया ने पैसों के चलते उनकी हत्या करवा दी थी। बहुत से नॉवलिस्ट ने मार्कस की किताबों को पढ़ा एंड उसके काम की काफी ज्यादा तारीफ करी, जबकि बहुत से लोगों ने उसके नॉवेल्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये समाज के लिए खतरा है। ये नॉवेल्स वायलेंट पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं, जिसमें ज्यादातर औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसे पढ़कर लोगों के दिमाग पर इसका कैसा असर पड़ेगा। मार्कस के सोच और विचार आज की डेट में भी आपको मूवीज, लिटरेचर, पोर्न, साइकोलॉजी तक में देखने को मिलते हैं। इन वल्गर चीजों को बनाने वालों के लिए मार्कस एक कंट्रोवर्शियल आइकन बन चुका है। वो एक पुरानी कहावत है ना, ही वाज नॉट ए मॉन्स्टर ऑफ हिज टाइम, ही वाज ए मिरर ऑफ इट। वेल दोस्तों, आपके क्या ओपिनियंस हैं मार्कस और उसकी नॉवेल्स के बारे में? क्या ऐसी चीजें समाज के लिए खतरा है या समाज की एक काली सच्चाई? कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।